नौकरी जीवन में अंत, एंड, डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं हो सकती, साध्य नहीं हो सकती। जब आप अपने ऑप्शनल्स चुनते हो तो ये मत देखिए कि आजकल हॉट क्या चल रहा है। प्यार होना चाहिए। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हों, ऑप्शनल्स हों, आपको उनसे प्यार होना चाहिए। मुझे आज भी अगर 2 महीने 3 महीने मिल जाएंगे तो मैं यूपीएससी की परीक्षा आज भी लिख सकता हूँ। और आपसे बात करते करते ये बड़ी एक आकर्षक चीज़ देखिए बात में दिमाग में आ गई। किसी तरीके से ज़रा वो जो अभी करंट पेपर्स चल रहे हैं, ज़रा उन पे हाथ आजमा के देखा जाए कि दम कितना बाकी बचा है। क्या ये सच है कि आप आधे मन से इंटरव्यू देने गए थे जीन्स पहन के? आज के समय में पूरे भारत ने यूपीएससी को दिल पे ले लिया है। यूपीएससी एक परीक्षा है, एक करियर विकल्प है, या ये सिर्फ एक हवा बन के रह गया है? देखिए, निर्भर सब कुछ आपके ऊपर करता है। आप क्यों जा रहे हैं यूपीएससी की तरफ या किसी अन्य सरकारी नौकरी की तरफ। प्रदेश स्तर पर भी परीक्षाएं होती हैं और बीसीडी स्तर भी होते हैं। आप उनकी ओर क्यों जा रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो हमेशा ये होता है। अगर आपने अपने आप को अच्छे तरीके से पूछा है, टटोला है अपने अंतर जगत को, और उसके बाद आपको ये उत्तर मिला है कि देखो यूपीएससी के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है वो काम करने का जो आप काम ज़िंदगी में करना चाहते हो, तब तो आपको बेशक यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी चाहिए और दे लीजिए जितने अटेम्प्ट देने हो। पर ये जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, केस बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ऐसे तो 1% लोग भी नहीं हैं जो यूपीएससी की ओर किसी तरह की आंतरिक स्पष्टता के कारण जाते हैं। लोग यूपीएससी देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से कभी कुछ पूछा नहीं होता है। तो मैंने कोई भी काम करने के लिए जीवन में, खास तौर पर जवानी में, जो सही कारण होना चाहिए, यूपीएससी देने के पीछे उससे बिल्कुल विपरीत कारण होता है आमतौर पर। कुछ अपवादों की हम बात नहीं कर रहे, वो तो हर जगह होते हैं। तो हम कह रहे थे कि अगर आपको अपना पता है, आपने अपने आप से पूछा है कि जीवन में आपके लिए एक सही उद्देश्य क्या है जिसके साथ आप सिर्फ खा कमा ना सकें बल्कि गौरव और संतुष्टि के साथ ज़िंदगी बिता सकें। ज़िंदगी लंबी होती है, ज़िंदगी एक प्रवेश परीक्षा तक ही सीमित तो नहीं होती ना, बाद में भी बहुत जीना पड़ता है, लंबा जीना पड़ता है। तो आपने अगर अपने आप से साफ साफ पूछ लिया है कि हाँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है और ये बस एक सरकारी नौकरी में ही हो सकता है, तब तो आप लग के यूपीएससी करते। लेकिन मामला हम कह रहे हैं उल्टा है। ज़्यादातर लोग जो इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं के पीछे जाते हैं, और वहाँ सिर्फ यूपीएससी नहीं आती, उसमें जो अन्य प्रवेश परीक्षाएं हैं प्रचलित, ग्रेजुएशन से पहले वाली भी, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इनको भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। वो ठीक इसलिए करते हैं तैयारी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ज़िंदगी में करना क्या है। आदर्श स्थिति ये है कि आदमी तैयारी करे क्योंकि वो जानता है कि जीवन में क्या करना है। तो उसने फिर अपने लंबे साल अपनी स्वर्णिम युवावस्था के फिर लगा दिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो उल्टा है। मुझे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ज़िंदगी में मुझे कभी कुछ नहीं पता था। आप एक आम आदमी को देखिए, एक छात्र को, छात्रा को, उसको एक व्यवस्था में डाल दिया जाता है, शैक्षणिक व्यवस्था में। उसको पता थोड़ी होता है कि मुझे ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको जब 2 2 4 बताया गया था, या आपको बोला गया था कि साहब एलसीएम निकालना है, या आपको इतिहास के जब आप सबक दिए गए थे तो आपको बताया थोड़ी गया था कि ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। पानीपत की लड़ाई हुई ये आपको बता दिया गया। आप क्यों जाने कि पानीपत की लड़ाई हुई ये आपको कोई बताया नहीं गया। और न ऐसे
माहौल पैदा किए गए कि आप अपनी ओर से ही उत्सुकता करें कि भाई पहले बता तो दो कि मैं ये सब क्यों जानूं। तो हम अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था से एकदम बेहोशी से गुजर जाते हैं, और व्यवस्था ऐसी है कि वो हमें होश में लाने का प्रयास भी नहीं करती। यहाँ तक कि जो टॉपर होगा उसको अपने विषय का तो ज्ञान होगा, पर उसे ये नहीं पता होगा कि वो विषय ज़रूरी ही क्यों है ज़िंदगी में। तो हमें कुछ नहीं पता, फिर आप वैसे ही ग्रेजुएशन कर लेते हो और वैसे ही फिर आप यूपीएससी में प्रवेश कर लेते हो। तो कुछ पता थोड़ी होता है जीवन में। शिक्षा व्यवस्था में कभी जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कोई स्थान निर्धारित ही नहीं करा गया है। तो जैसे भीड़ के पीछे भेड़ की तरह चलते चलते हमने 10वीं का बोर्ड कर लिया था, 11वीं 12वीं कर ली थी, फिर ग्रेजुएशन कर ली थी, और उसी तरीके से फिर हम अपना यूपीएससी करने लग जाते हैं। अब आईआईटी जेईई है, उसमें ये थोड़ी होता है कि किसी की टॉप 10 में रैंक आई है और वो जा करके सिविल डिपार्टमेंट चूज कर ले, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो जो आपकी रैंक आई है पहले ही तय है कि इस रैंक पे आप कंप्यूटर साइंस ही लोगे तो आप ले लेते हो। वहाँ ये थोड़ी है कि कंप्यूटर साइंस से मुझे प्यार है। इसी व्यक्ति की अगर रैंक 10 ना आई होती, 1000 आई होती, 5000 आई होती, तो फिर ये वो डिपार्टमेंट ले लेता जो इसको मिल रहा होता। तो सब कुछ संयोग से हो रहा है, और संयोग का अर्थ होता है जड़ता, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। बस संयोग की धारा हमें जहां बहा ले आती है बह जाते हैं। अब संयोग की धारा यूपीएससी पर ले आई कि भाई अब ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या करना है, सब लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो साहब हम भी कर रहे हैं। सब लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, और फिर अगर उसके बाद सब लोग बर्बाद हो रहे हैं तो हम भी हो रहे हैं। ऐसे चल रहा है। उस बर्बादी में भी एक सुरक्षा का भाव है। हम अकेले थोड़ी बर्बाद हुए हैं। 10-20 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, चयनित तो 1000 हुए मुश्किल से, तो 99.9% बर्बाद हुए ना। तो देखो मैं बहुमत का हिस्सा हूं, आई एम विद द मेजॉरिटी। सब बर्बाद हुए, हम भी बर्बाद हुए। आई फील सिक्योर, मुझे अच्छा लगता है। सब लोग अगर बर्बाद भी हो रहे हैं तो मैं उनके साथ साथ बर्बाद हो रहा हूं। समझ में आ रही बात आपको? और उस पूरी प्रक्रिया में हासिल कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं कह रहा हूं आप 4 अटेम्प्ट नहीं 14 अटेम्प्ट दीजिए अगर उसकी अनुमति हो, पर तब दीजिए ना जब आप जान चुके हो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, और वो उद्देश्य मात्र इन अटेम्प्ट से ही सार्थक हो सकता है। नहीं तो फिर आप काहे के लिए वहां पे अपनी जिंदगी या जवानी जला रहे हैं। मैं जब आईआईटी में था तो वहीं से सटी हुई ये 2-3 जगहें हैं, जिया सराय, कठवड़िया सराय, वहीं आसपास ही है सब। तो उस समय पर वो यूपीएससी वालों के गढ़ हुआ करते थे, अड्डा भी बोल सकते हैं, और वहाँ सब भरे हुए हैं यूपीएससी। तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक जो हाल है वो अपनी आंखों से देखा। उनमें से कईयों से तो मेरे रिश्ते बन गए थे। मैं जाता था, आप खाने बैठे हो, वहाँ आपने देखा अच्छा ये है, अभी इनका सेकेंड अटेम्प्ट चल रहा है, और जब तक आपका कॉन्वोकेशन आया तब तक उनका 5वां अटेम्प्ट चल रहा है। उनकी दाढ़ी है, कुछ कुछ बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, कईयों के बच्चे होने लग गए हैं। वो सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप देख रहे हो। क्योंकि वहाँ कैंपस में मैं 4 साल के बाद 1 साल और भी रहा था, जो जब मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी में भी पहला वर्ष तो पूरा नहीं पर कुछ महीने मैं कैंपस में ही था। तो मैंने एक अच्छे लंबे विस्तार से इनको लोगों को देखा था, और मैंने इनके आंसू देखे, मैंने इनका अवसाद देखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्थितियाँ अब बदल गई होंगी बेहतरी के लिए, पर मुझे शक ये है कि स्थितियाँ बदली तो हैं पर और बदतर हो गई हैं शायद, जिस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। तो मैं इसमें जो कहना चाहूँगा वो ये है कि देखो, जो सबने करा वो करने की तुमको अनिवार्यता क्या है ये बता दो बस। कौन सा तुमको दंड मिल जाएगा अगर तुम जो चलता आ रहा है ढर्रा उससे हट जाओगे, ये बता दो। और अगर तुम ढर्रे का ही अनुकरण कर रहे हो तो उससे क्या तुमको दंड नहीं मिल रहा है? ढर्रे पे चल करके तुम्हें मिल क्या रहा है जो तुम पटरी पे सबके पीछे पीछे चले जा रहे हो? 10 लाख डब्बों वाली गाड़ी है ये,
जिसके इंजन का किसी को पता नहीं, बस डब्बे ही डब्बे हैं और सब डब्बे एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं, पटरी पहले से ही निर्धारित है। तुम्हें इसमें मिल क्या रहा है, अपने आप से पूछो। मैं कह रहा हूं थोड़े स्वार्थी बनो, एकांत में अपने साथ बैठो और ये प्रश्न करो कि इसमें मैं पा क्या रहा हूं। आप अपने आप से पूछें। और ये मैं कोई बस आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं ये बस कोई मुहावरा या आपको जुमला या कोई आदर्श थमा रहा हूं। ये बहुत व्यवहारिक आवश्यकता है। अगर आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक मशीन की तरह हो जिसके बटन किसी और ने दबा रखे हैं। आपको पूछना पड़ेगा मैं ये क्यों कर रहा हूं। और अगर आपको पता चले कि जीवन में कुछ है जो आप करना चाहते हो तो अपने आप से पूछिए कि उसके लिए क्या यही एक विकल्प है, सरकारी नौकरी? क्या किसी और तरीके से नहीं हो सकता? इतने ही साल अगर मैं कहीं और लगा दूं तो जो मैं काम करना चाहता हूं क्या मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगा? ये प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा इसका कोई पूर्व निर्धारित उत्तर है। हो सकता है आपको यही उत्तर मिले अपने आप से बातचीत करके कि शायद सरकारी नौकरी ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो आपको अगर ऐसा उत्तर मिले तो फिर आप बेशक 10 साल तैयारी कर लीजिए, पर साहब वो उत्तर आना तो चाहिए ना। वो उत्तर आया नहीं, आप लग गए, तो ये बड़ी फिजूल की बात है। अगर आप ये दम दिखा दें जीवन के एक विशेष मोड़ पर कि नहीं नहीं नहीं, मेरी अपनी चेतना, मेरी अपनी समझ, मेरा अपना विचार मेरा मार्गदर्शक होगा, मुझे नहीं देखना कि सब लोग क्या कर रहे हैं कि 10 उधर गए तो मैं भी चल दिया, तो ये चीज फिर आपके जीवन जीने का तरीका बन जाएगी। फिर आप अपने पूरे जीवन के लिए एक मुक्त चेतना हो पाओगे। आप अपने ही जीवन पे मुड़ के देखोगे और अपना ही उदाहरण आपको ऊर्जा देगा और सहारा देगा। आप कहोगे देखा उस समय पर मैंने सबका अनुकरण नहीं करा ना, तो अब आज भी मुझे फिर सबका अनुकरण करने की क्या जरूरत है? आज बात शुरू हुई तो हमने कहा था ना कि आप यूपीएससी में भी बेहोशी में इसलिए बहते हो क्योंकि आप कक्षा 4 से बेहोशी में बह रहे थे। हमारा जो आम छात्र है उसको बेहोशी के अलावा हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है और कुल मिला के मैं कहूँगा पूरी जो हमारी परवरिश ही है उसको बेहोशी के अलावा देती क्या है? कुछ मान्यताएं हैं उनको मान लो, कुछ तरीके उन पे चलो, कुछ अंधविश्वास हैं तुम भी उनका पालन करो, ये प्रथा है, ये परंपरा है, तुम भी इसी पे चलते रहो। कोई काम करने लायक सिर्फ इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि बहुत लोग उसके लिए लाल टपका रहे हैं, और कोई काम छोटा या त्याज्य सिर्फ इसलिए नहीं हो जाता कि उसको कम लोग चयनित करते हैं। मेरे पास अपनी आंखें हैं ना, मैं देखूंगा, मेरे पास अपनी बुद्धि है ना, मैं सोचूंगा और ऐसे रास्तों पर चलूंगा जिन पे कम लोग चलते हैं। जरूरत पड़ी तो ऐसे रास्ते बनाऊंगा जिन पे आज तक कोई नहीं चला, मैं अपने लिए नई राहें बनाऊंगा। ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं, मुहावरेबाजी नहीं कर रहा हूं। यही जीवन सही जीने का सूत्र है। और जो ऐसे नहीं जिएगा वो बस भेड़ बनेगा। भेड़ें कटती हैं। भारत में ये जो पूरा खेल है जो 10वीं से शुरू होता है, फिर 12वीं में वो कोटा में जो कोचिंग वाला खेल चलता है वहाँ, और फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो नौकरियों के लिए जो कोचिंग वाला खेल चलता है, वो इसमें बस जवान भेड़ें हमारी कट रही हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। और जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं उनका कैरियर छीन रहा हूँ। भाई वो कैरियर तुम्हारे पास है कहाँ? और वो कैरियर तुम्हें मिल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सपनों में रहोगे या थोड़ी हकीकत की बात करोगे? तो फिर वो कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां सुनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं सपने तो जिंदगी में होनी चाहिए, हम सपनों के पंखों पर उड़ान भरते हैं। आपने बेहोशी और होश की बात कही। बहुत लोग होश में इसका चयन करते हैं, जैसे आपने, मुझे विश्वास है कि आपने होश में इसका चयन किया था, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? क्योंकि जब आप होश में चयन करते हो तो आप यूपीएससी का चयन एक साधन की तरह करते हो, साध्य की तरह नहीं। मेरे लिए सरकारी नौकरी मीन्स टू एन एंड थी। मीन्स तो छोड़े जा सकते हैं ना। आपको कहीं पहुंचना है, एंड, डेस्टिनेशन, मंजिल, वहां पहुंचने के लिए आपने एक सड़क देखी, आपको पता चला भाई इस सड़क पे तो जाम लगा हुआ है, या ये सड़क सचमुच उस मंजिल तक जाती ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि इस सड़क से उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, पर ये सड़क कुछ दूर तक जाती है और उसके बाद ये जाके कहीं गायब हो जाती है। ये सड़क आगे नहीं जाएगी, बैरियर लगा हुआ है, तो फिर आप दूसरी सड़क ले लोगे ना। यूपीएससी मेरे लिए डेस्टिनेशन नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए वो डेस्टिनेशन होता है। जो ईमानदारी की बात है कि वो कहते हैं अब एक बार हो गया सिलेक्शन तो अब हो गया। एक ब्यूरोक्रेट ने मुझसे कहा था, मेरे ही सीनियर थे आईआईटी से,
बोले ये जितनी अभी यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, जब मैंने तैयारी करनी शुरू करी अपने 4th ईयर में, बल्कि 3rd ईयर के अंत में, तो इतना सारा सब किताबों, इतना तो मैं बहुत कम दिखा रहा हूँ, मतलब इतनी किताबें भर गई। तो वो एक दिन आए, वो चयनित हो चुके थे, तो बोले जितना अभी पढ़ना है पढ़ लो, जितना अभी पढ़ना है पढ़ लो, एक बार आईएएस जब बन जाते हो फिर सिर्फ एक किताब है जो पढ़ते हो। मैंने कहा कौन सी किताब? बोले रेलवे टाइम टेबल। और वो उन दिनों में शायद फ्लाइट की सुविधा ना मिलती रही हो और इंटरनेट से ऐसा नहीं था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सन 97 की बात कर रहा हूं। बोले उसके बाद कोई कुछ नहीं पढ़ता। बोले पढ़ने की जरूरत क्या है? पढ़ा किस लिए था? डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन क्या थी? आईएएस। आईएएस मिल गया, अब रीडिंग काय के लिए करनी है? इसमें भी मैं जानता हूं कि कुछ ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं। मैं जानता हूं ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने फिर अपना अच्छा साहित्य भी रचा, ये सब करा। लाखों में एक या कम से कम हजारों में एक। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो। नौकरी जीवन में अंत, एंड, डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं हो सकती, साध्य नहीं हो सकती। आपको ये तो पता हो आपको उस नौकरी में करना क्या है, और जैसे ही आपको ये पता चलेगा आपको वो नौकरी क्यों चाहिए, आप पाओगे कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए और भी रास्ते हैं यूपीएससी के अलावा। फिर ना तो आपका बर्नआउट होगा, ना डिप्रेशन होगा, और ना आप मजबूर हो जाएंगे बार बार असफल होने के बाद भी अपनी असफलताएं ही दोहराते रहने को। आप कहोगे इस रास्ते से नहीं हो रहा तो दूसरे रास्ते से कर लूंगा। मैं जानता था मुझे क्या करना है। मुझे मालूम था कि मेरे आसपास ऐसी दुनिया है, मुझे उसकी शक्ल बदलनी है, और मुझे दिखने लग गया था कि शक्ल बदलने का काम शायद ब्यूरोक्रेसी की सीमाओं के भीतर हो भी नहीं पाएगा। तो मुझे फिर समय नहीं लगा ब्यूरोक्रेसी को छोड़ने। मैंने कहा मैं दूसरे रास्ते देखूंगा। मुझे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि दूसरे रास्ते क्या होंगे। शायद कोई पूर्व निर्धारित दूसरे रास्ते हैं ही नहीं, शायद रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, देखेंगे। पर यह तो दिख गया है कि इस रास्ते चल करके मंजिल मिलेगी नहीं, तो यूपीएससी का रास्ता छोड़ दिया। तो मैं उन सब युवाओं से पूछ रहा हूँ जो लोग यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ यूपीएससी आपके लिए एक रास्ता है कि मंजिल है? ये सवाल अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से। यूपीएससी आपके लिए रास्ता है कि मंजिल है? अगर रास्ता है तो आप आजाद रहोगे, क्योंकि रास्ते बदले जा सकते हैं। मंजिल है तो आप बहुत बुरी तरह फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। पहली बात तो अगर ये चीज जीवन की मंजिल बन गई है और ये नहीं मिली तो आप करोगे क्या? आप जो भी करोगे जीवन भर भीतर एक टीस बनी रहेगी कि मंजिल नहीं मिली। दूसरी बात, ये मंजिल अगर मिल भी गई तो आप पाओगे कि कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं इस मंजिल में ऐसा कुछ है नहीं कि आप बावले रहते हो इसके लिए, कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं या उनका उद्देश्य क्लियर है कि उनको आईएएस या आईपीएस क्यों बनना है। तो आपकी जो जर्नी रही है तैयारी की, आपकी जो कहानी रही है, उससे जोड़ते हुए अगर आप कुछ टिप्स बताएं कि कैसे वो तैयारी करें 2-3 सालों में कि उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो, जो वाकई ईमानदारी से इस सर्विस में आना चाहते हैं। प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हों, ऑप्शनल्स हों, आपको उनसे प्यार होना चाहिए। और जनरल स्टडीज़ तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं मालूम अभी पैटर्न वगैरह क्या है, शायद अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कुछ हो गया था, ये सब हो गया था, तो मैं उत्तर उसी हिसाब से दूंगा जैसा मैंने देखा था उस बात को। अब 23 साल बीत गए, 24 साल। तो मेरे लिए तो जनरल स्टडीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ थी, क्योंकि मैथ्स फिज़िक्स का तो मुझे पहले से ही अनुभव था। तो जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया था वो तो यही था। जितनी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इतिहास पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी, और करंट अफेयर्स में जा कर के जितना मुझे देखना पड़ा, उससे मेरी चेतना का अच्छा विस्तार हुआ और बड़ा अच्छा लगता था। बात ये नहीं थी कि मैं यूपीएससी के लिए ही पढ़ रहा था। मैंने अगर अखबार पढ़ने कुछ शुरू किए थे तो जब मैंने यूपीएससी छोड़ भी दिया मैं तब भी पढ़ता रहा, मैं आज तक भी पढ़ रहा हूँ। उस समय से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे प्रिय हो गई, वो मुझे आज भी प्रिय है। वो चीज़ें एक तरह से मेरे व्यक्तित्व में आ गई, समा गई, वो मैं बन गई। तो वो बड़ी प्यारी चीज़ थी। और अगर वो आपको प्यार है तो फिर प्रक्रिया आपको बोझ की तरह नहीं लगेगी। इसी तरह से जब आप अपने ऑप्शनल्स चुनते हो तो ये मत देखिए कि आजकल हॉट क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं ले रहा था अपना, तो मैथ्स तो तय ही था भाई। आप जो दूसरा था वो मैं फिज़िक्स लेना चाहता था। तो कुछ लोगों ने कहा कि फ़िज़िक्स में उतने नंबर नहीं आते, अब शायद आते होंगे, मालूम नहीं।
बोले फिज़िक्स में उतने मार्क्स नहीं आते हैं, तो एक काम करो, ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल ले लो, कोई एंथ्रोपोलॉजी ले लो, साइकोलॉजी ले लो, ये सब कुछ अपना ले लो। बोले या फिर लिटरेचर ले लो, तुम्हारी हिंदी अंग्रेज़ी दोनों अच्छी है, तो इनमें से कुछ ले लो, या फ़िलासफ़ी ले लो, तुम्हारी रुचि है फ़िलासफ़ी की, और वो ले लो। मैंने कहा अब फिज़िक्स मुझे प्यारी है तो मैं फ़िज़िक्स ही लूँगा, तो मैंने फ़िज़िक्स ही ली। और सही बात तो ये है कि फ़िज़िक्स लेने की थोड़ी सी सज़ा भी मिली, क्योंकि जितने मार्क्स मेरे मैथ्स में आए थे, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिज़िक्स में उससे कम ही आए। हालांकि तैयारी फ़िज़िक्स की भी बराबर की थी, पर कुछ उस प्रक्रिया ऐसी है या जांचा ऐसा जाता था कि ये पहले से ही वहाँ पे लोगों को पता था कि फ़िज़िक्स में उतने नहीं आते, तो फिज़िक्स में मैथ्स से कुछ कम ही नंबर आए। लेकिन इससे ये तो हुआ ना कि मैं उन सालों की ओर देखता हूँ और मुझे किसी तरह की कोई उदासी नहीं होती। मुझे ये नहीं लगता कि अरे मेरे ये साल बर्बाद चले गए। मैं आज भी जो सिलेबस था तब मैथ्स का और फिज़िक्स का, मुझे अगर पता नहीं, मैं शायद ठीक से अनुमान न लगा पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है मुझे आज भी अगर 2 महीने 3 महीने मिल जाएंगे तो मैं यूपीएससी की परीक्षा आज भी लिख सकता हूँ। तो वो इसलिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं लिखी थी कि सिलेक्शन हो जाए। मुझे अच्छा लगता था, मुझे जीएस अच्छी लगती थी, मैथ्स तो हमेशा से प्रिय थी, फिज़िक्स थी, तो ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जिनके साथ मैं खेलता था कि हाँ ये है। तो अब वो चीज़ मेरे लिए कभी फिर बोझ नहीं बनी, कभी ऐसा नहीं लगा कि कब परीक्षा पूरी होगी और मैं कब इन किताबों को फेंक दूंगा। कई किताबें तो उनमें से मेरे पास आज भी हैं, जो खोई भी हैं वो इसलिए क्योंकि घर पे वो जब घर बदला गया तो वो इधर उधर थोड़ी हो गई होंगी, वरना बहुत सारी अभी भी रखी हुई हैं। फिनमैन के लेक्चर्स इस वक्त भी मेरे कमरे में रखे हुए हैं। अगर कहीं किसी तरह मौका मिल जाता है तो अभी भी आईआईटी जेईई का जो पेपर आया मैं उसको उठा के थोड़ा देखना पसंद करता हूँ। सवाल मैं हल कर पाऊँ ना कर पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन उसको देखना मुझे आज भी अच्छा लगता है। यूपीएससी का भी कुछ पता चल जाए कि आजकल ये चल रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो मैं उस पर नज़र डालता हूँ और मुझे पसंद आती है वो चीज़। अच्छा ये सवाल पूछा गया, ये होगा क्या, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और आपसे बात करते करते ये बड़ी एक आकर्षक चीज़ देखिए बात में दिमाग में आ गई कि अब ऐसा होगा नहीं, जब जो ज़िंदगी जैसी हो गई है, कि किसी तरीके से ज़रा वो जो अभी करंट पेपर्स चल रहे हैं ज़रा उन पे हाथ आजमा के देखा जाए कि दम कितना बाकी बचा है। यूपीएससी की जो आपकी जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग उसको बहुत सुनना पसंद करते हैं बार बार, स्पेशली एस्पिरेंट्स। तो क्या ये सच है कि आप आधे मन से इंटरव्यू देने गए थे जीन्स पहन के, और हाँ, कुछ भ्रांतियां या मिथ आप तोड़ना चाहे आज इंटरव्यू की कुछ कहानी सुना के? हाँ, क्योंकि मैंने तैयारी जो थी वो अपने बीटेक के 3rd ईयर के आखिरी सेमेस्टर से ही शुरू कर दी थी, और इंटरव्यू देते देते मैं समझिए 2 साल से ज़्यादा, जिस दिन तैयारी शुरू करी थी और जिस दिन इंटरव्यू देने गया, उस बीच में 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। तो उतने में जो चेतना है ना, वो उसकी धार आगे बढ़ जाती है। कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन सिंस दैट मोमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, और उन चीज़ों के बदलने में बड़ा एक योगदान तो खुद यूपीएससी की जो तैयारी की प्रक्रिया है उसी का रहा। क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो उसको आप ऐसे हल्के में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सब कुछ जानना पड़ता है। आपको जानना पड़ता है देश में दुनिया में बिल्कुल ठीक ठीक क्या चल रहा है। आप वहाँ जा कर के पेपर में ब्लफिंग नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। और ये सब जब पता होना शुरू हुआ, और वो पता होने में अच्छा खासा समय मिल गया, 2 साल से ज़्यादा मिल गया। इतना ही नहीं, जब तक मेरी इंटरव्यू कॉल आई तब तक मैंने नौकरी ली थी आईटी के बाद, मैं वो भी कर चुका था कई महीने तक। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है, ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड कैसा होता है, मैं ये भी देख चुका था, दोनों की तुलना भी कर चुका था। तो उसमें मुझे धीरे 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 करके ये स्पष्ट ही होता जा रहा था
स्पष्ट ही होता जा रहा था कि ये रास्ता मेरे लिए है नहीं, ये रास्ता मेरे लिए है नहीं। तो जब इंटरव्यू कॉल आई तब तक मैं लगभग उदासीन हो चुका था, पूरे तरीके से स्पष्टता नहीं आ गई थी। देखिए, आप जब 21-22 साल के होते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीज़ें पूरी तरह समझ चुके हो। तो एक एक हेज़ थी, भीतर कोहरा सा था। ये तो दिख रहा था कि जो उम्मीदें मैंने लगाई हैं सिविल सर्विसेज से वो पूरी नहीं होंगी, पर ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि अगर यहाँ नहीं होगा तो वो काम कहाँ होगा जो मुझे करना है। और सही पूछिए तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बिल्कुल ठीक ठीक एग्जैक्टली मुझे काम करना क्या है। मुझे ये स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा था मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ, पर एक जैसे कोहरे के पीछे एक धुंधली सी आकृति उभरने लग जाती है ना कभी कभी, तो ऐसा हो रहा था कि ऐसे कोहरा है सामने, उस पर रोशनी पड़ रही है और हल्की सी एक तस्वीर उसमें से उभरने लगी थी। कुछ दिख नहीं रहा था वो तस्वीर किस चीज़ की है, भविष्य में होने क्या वाला है, पर ये अनुमान लगने लग गया था कि यूपीएससी से नहीं बनेगी बात। तो फिर जब इंटरव्यू कॉल आई तब मैं गया। ऐसा नहीं था, उस तरह की वाली जीन्स नहीं पहन ली थी, वो जो टाइट वाली होती है नीले रंग वाली, वो सब ऐसा नहीं था, डेनिम था, डेनिम था। और मेरा वहाँ पे जाके कोई स्टेटमेंट करने का इरादा भी नहीं था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और एक बागी की तरह क्रांति करनी है, वैसा कुछ भी नहीं था। तो बस थोड़ी शायद संयोग की बात रही हो कि उस दिन सुबह उठे इंटरव्यू है तो जो दिखा वही डाल लिया, अपना बाइक पर बैठे वहाँ पर पहुँच गए, इंटरव्यू दे दिया, वापस आ गए। तो मुझे अगर उतना बड़ा ही अगर कोई वहाँ पर क्रांति करनी होती तो फिर उसके ऊपर टी शर्ट भी पहन ली होती ना, तो वैसा कुछ नहीं किया था, वो फॉर्मल जैसा ही लग रहा था। नीचे बस डेनिम था, थी वो जीन्स ही, पर जैसे कई बार लोग जीन्स पहन लेते हैं ना एकदम टाइट सी और उस तरह की, वैसी नहीं थी, फॉर्मल जीन्स थी। वहाँ गया, इंटरव्यू दिया और अच्छा ही हुआ कि ये सब नहीं था। इंटरव्यू में मेरे ऊपर कोई फिर दबाव नहीं था, मैं खुल के अपनी बात कह पाया और अच्छा गया था इंटरव्यू, मेरे लिए भी अच्छा गया था। और उन लोगों ने जो मुझसे बात करी थी मुझे लगता है उनके लिए भी एक सुखद और थोड़ा ताज़ा रिफ्रेशिंग अनुभव रहा होगा, तो उसकी भी अच्छी मुझे स्मृतियाँ हैं। वो बहुत तनाव के वर्ष थे। देखिए, बचपन से ही मुझे यही पता था कि आईएएस ही बनना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, यहाँ परवरिश हुई। कॉरपोरेट सेक्टर यूपी में तो कुछ था नहीं 80 के दशक में, 90 के दशक में। इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं। टीवी में मैंने लगभग 8वीं 9वीं तक दूरदर्शन मात्र देखा था, वही आता था। 91 में कुछ और आया, तब तक मैं अपना बोर्ड में लग गया था, तो टीवी मैंने ज़्यादा देखा नहीं। तो यही पता था कि करियर बने आईएएस। और भीतर एक बात जैसे एकदम एक 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 तयशुदा चीज़ की तरह, डेफिनेट चीज़ की तरह बैठ गई थी कि हाँ आईएएस तो बनना ही है। और पढ़ने में ठीक ठाक था तो मेरे सब टीचर्स भी यही बोलते थे, हाँ तुम्हें आईएएस बनना है, तुम आईएएस बनोगे। भीतर तो ये बात बैठी हुई थी। तो ऐसा था कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी है, कम से कम यहाँ ख्याल में, ख्वाब में आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है ये बनना ही है। और फिर जब आप उसको पाने के बिल्कुल निकट आ गए तो आपको दिखाई दिया नहीं है, वो नहीं है जो मुझे लगता था, जो पिछले 15 साल से मैं सोच रहा था ये वो चीज़ नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा ये आप नहीं जानते हो, लेकिन 15 बरस से आपका जो सपना था या जो आपकी दृष्टि थी, वो आप पा रहे हो कि चीज़ अब वैध नहीं रही, उसकी वैलिडिटी नहीं है। आपने उसके बारे में जो कल्पना करी थी, अनुमान करा था, या उससे जो आपकी आशा थी, वो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ज़िंदगी ईमानदारी से जीनी है तो कुछ और करना पड़ेगा। पर क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। और पिता मेरे ब्यूरोक्रेसी में थे, तो उनके माध्यम से अन्य ब्यूरोक्रेट से भी बात करी थी। और जितना बात करता जा रहा था, जितना मैं एक्सपोजर लेता जा रहा था, उतना मुझे दिखता जा रहा था कि जब यही लोग खुश नहीं हैं इस नौकरी में, तो मैं वहाँ करने क्या जा रहा हूँ। आचार्य जी, जोश टॉक्स को अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम युवा है, 18 से लेके 25-35 के लोग देखते हैं। इन सब के लिए एक मैसेज कि कैसे वो अपने जीवन को और सार्थक बनाए। डरना मत, डरना नहीं।
डर आदमी को बिल्कुल बांध देता है, आपको लकवा मार जाता है। चेतना जो है ना वो बिल्कुल जड़ हो जाती है, लकवाग्रस्त हो जाती है, हिल नहीं पाती है। आपके पास जिंदगी जीने की पूरी ताकत है, पर इंसान की ताकत उसके हाथ पांव से नहीं आती। इंसान की ताकत आती है यहां से, और यहां की सारी ताकत को डर खा जाता है। एक बार आप डर गए, उसके बाद आप सही सोच समझ नहीं सकते। जो भी कुछ जिंदगी आपके साथ करे, ये यकीन रखिए कि आप में उसको झेल जाने की क्षमता है। कुछ इतना बुरा नहीं हो सकता कि आपको तोड़ ही जाएगा। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। हम कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वैसा हो नहीं सकता, वैसा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं वैसा हो भी गया तो भी आप में दम है कि आप उस चीज को झेल जाएंगे, बल्कि और ज्यादा बेहतर, मजबूत होकर, निखर कर सामने आएंगे। जो होता है आप सब झेल सकते हो। गहरा सोचो, समझने का पूरा पूरा प्रयास करो जिंदगी को, और स्वयं को निष्पक्ष होकर देखो, और उसके बाद जो ठीक लगे उसको बेधड़क होके करो, और जो भी अंजाम आए उसको सर झुका के स्वीकार करो। मैंने अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जी है ना, तो अब जो भी अंजाम होगा उसके लिए किसी को दोष क्या देना है। बढ़िया चीज है, कुछ अच्छा आ गया तो भी बढ़िया है, कुछ नहीं अच्छा आ गया हम तो भी बर्दाश्त भी कर लेंगे, जी भी लेंगे, झेल भी लेंगे, हंस भी लेंगे। दुख दर्द होगा हम उसमें भी हंस लेंगे। कुछ इतना बुरा नहीं होता कि आपको तबाह बर्बाद कर दे, कुछ ऐसे कर दे वैसे, कुछ नहीं होता। तबाही बर्बादी होती है डर में। तबाही बर्बादी होती है जब आप डर के कारण अपने आप को बहुत सारी सीमाओं में बांध लेते हो। हिल ही नहीं पाते, सीमाएं आपको रोक देती हैं। उसी को तो मैं कह रहा हूं, चेतना को लकवा मार जाना। हिल ही नहीं पाओगे। ये एक आपने सीमा बना ली, ये सीमा बना ली, ये सीमा बना ली, और कह रहे हो इन सीमाओं के भीतर सुरक्षित हो, इनके बाहर नहीं जाऊंगा। उन सीमाओं के भीतर सुरक्षित तो हो, पर मृत हो। जैसे लाश सुरक्षित होती है वैसे सुरक्षित हो। लाश जैसी सुरक्षा से क्या करना है? लाश का कोई बिगाड़ सकता है कुछ? तो हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। जैसे सुरक्षित लाश, ऐसा अपना हम जीवन बनाना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं उससे। असुरक्षित जियो। किसी के सामने आपको अपना मूल्य प्रमाणित नहीं करना है। गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, कुछ नहीं हो गया। किसी की भी आंखों में इज्जत मत तलाशो। लोग सम्मान दे दें ठीक है, लोग सम्मान नहीं भी दे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? और जब ऐसे जीता है ना आदमी, तो फिर आदमी में एक बहुत प्यारी चीज आ जाती है, प्यार। सिर्फ जो बेधड़क जीता है, हौसले के साथ जीता है, उसी को हक होता है प्यार करने का। और सिर्फ वही अधिकारी होता है कि उससे प्यार किया जाए। जो हिम्मत के साथ जी रहा है, सिर्फ वही प्यार कर सकता है, और उसी से प्यार किया जाना चाहिए। और वो प्यार कोई जरूरी नहीं है कि आदमी औरत वाला ही प्यार हो। वो प्यार कंपैशन, करुणा की शक्ल ले सकता है। फिर आप पूरी दुनिया के लिए अच्छे हो जाते हो, शुभ हो जाते हो। दुनिया के लिए आप अच्छे हो सको, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को कहना पड़ेगा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बार बार चुनाव की बात कर रहा था ना, डर भी एक चुनाव है। आप चाहो तो डरो, आप ना चाहो तो ना डरो। डर कोई ऐसी चीज नहीं कि हाय दैया डर लगी गया। एक झटके में लग सकता है, लेकिन वो डर आगे तक चलेगा, खींचेगा कि नहीं, ये आपका चुनाव होता है। डरने का चुनाव मत करो। जितना हो सके अपने आप से कहो, मेरा छिन क्या जाना है? तुम मेरा क्या छीन लोगे? जो चीज कीमती है वो ऐसी है कि तुम छीन नहीं सकते, और बाकी जो चीजें तुम ले सकते हो वो दो कौड़ी की है। मैं उनको कोई बहुत मूल्य देता नहीं, तो तुम्हें लेनी है तो ले जाओ। मैं नहीं डरता। न डरने का मतलब उग्रता, आक्रामकता नहीं होता। न डरने का मतलब ही होता है, मैं कह रहा हूं कि अब आप प्रेम कर पाओगे।
समझ रहे बात? ये कोई अपनी अकड़ की या चौड़ की बात नहीं है कि हम साहब किसी से नहीं डरते। जो नहीं डरता सिर्फ वही दूसरों के काम आ सकता है। जो डरेगा वो तो हर समय बस अपने स्वार्थ की परवाह करता रहेगा ना। डरा हुआ आदमी क्या करेगा? वो तो बस ये चाहेगा किसी तरह अपनी सुरक्षा कर लूं, वो दूसरों के क्या काम आएगा। जो नहीं डरता उसके जीवन में प्रेम आता है, उसके जीवन में करुणा आती है। न डरने वाला ऐसा नहीं है कि वो कोई शेर जैसा हो जाता है कि शेर डरता नहीं तो शिकार करता है। ना 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 ना, मनुष्यों में जो नहीं डरता वो शिकार होते लोगों को बचाता है। अगर आप कहते हो जंगल में शेर है वो नहीं डरता तो शिकार करता है, तो पहली बात तो आपकी बात गलत है, क्योंकि शेर बहुत डरता है। शेर बस उतना ही नहीं डरता जितना उसको प्रकृति ने न डरना सिखाया है, वरना शेर को बिल्कुल डराया जा सकता है। सर्कस का शेर नहीं देखा? शेर को बिल्कुल डराया जा सकता है। तो न डरने वाला कोई शेर की तरह नहीं हो जाता। न डरने वाला वास्तविक इंसान बन जाता है, जो अपनी जिंदगी भी निर्भय होकर आनंद में जीता है और दूसरों को भी सहारा देता है, दूसरों का हाथ थामता है, दूसरों के काम आता है, दूसरों के प्रति निष्काम होकर कुछ वो उनको दे सकता है। समझ रहे हैं? तो चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो भी लोग हैं आपके चैनल पे जो सुनते हैं, सबके लिए ही ये चीज़ साझी है। हर इंसान के लिए कुछ नहीं गंवा देने वाले, कुछ नहीं छिन जाने वाला। और जो कुछ छिन सकता है उसको बहुत मूल्य दो ही मत। सूत्र की तरह इस बात को पकड़ ले। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको कोई आपसे छीन सकता है, उस चीज़ के साथ लगाव कम कर दीजिए। उस चीज़ की तलाश करिए जो दुनिया आपसे किसी भी हाल में नहीं छीन सकती। और जब आप उसमें जीना शुरू कर देते हैं तो आप एक बुलंद, सार्थक, सफल जीवन जीते हैं और पूरी दुनिया के काम आते हैं। और दुनिया माने इंसान ही नहीं, सब पशु प्राणियों, पर्यावरण के भी काम आते हैं आप। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।